नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ा लेकिन पद नहीं। शिंदे बेमेल गठबंधन तोड़ने की शर्त पर कायम। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, 10 की मौत, 7 घायल। असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित, अब तक 101 लोगों ने गंवाई जान। नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, पत्थर से टकराई I-10 कार, 3 लोग जिंदा जले। और मौतें और नए मरीज दोनों बढ़े, 13,313 नए कोरोना मरीज मिले, 38 ने तोड़ा दम। आज होगी बैठक। महाराष्ट्र के सियासी संकट में शिवसेना के बागी नेता और कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी पड़ रहा है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शिंदे का सीएम बनाने के संकेत दिए। हालांकि शिंदे बेमेल गठबंधन तोड़ने की अपनी बात पर अड़े हैं। दरअसल शिंदे ने अपने पास 46 विधायकों के होने का दावा भी किया है और इससे महाविकास अघाड़ी सरकार की स्थिति और कमजोर हो गई है। वहीं सियासी उथल पुथल के बीच सीएम ठाकरे बुधवार रात सरकारी आवास वर्षा को खाली कर मातोश्री पहुंच गए। शरद पवार ने बुधवार शाम ठाकरे से मुलाकात कर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव दिया। ठाकरे ने भी बागी विधायकों से सामने आने की अपील करते हुए कहा कि किसी शिव सैनिक के लिए सीएम व पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने को तैयार हूं। इससे पहले शिंदे बागी विधायकों के साथ बुधवार सुबह सूरत से गुवाहाटी के एक होटल पर पहुंच गए। शिंदे ने दावा किया कि हम सीएम ठाकरे से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं और न ही भाजपा से कोई प्रस्ताव मिला है। बाद में शिवसेना के सचेतक सुनील प्रभु ने कहा कि व्हिप जारी कर सभी विधायकों को शाम 5 बजे तक बैठक में उपस्थिति होने के लिए कहा गया, पर शिंदे ने विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल को पत्र भेजकर प्रभु को ही पद से हटाने व बागी गुट के भरत गोगावले को पार्टी का नया मुख्य सचेतक बनाए जाने का प्रस्ताव भेजकर रुख मोड़ दिया। बागियों के अड़ियल रुख को देखते हुए प्रभु ने भी वापस ले लिया है। वहीं पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि सम्मान पहले है, कुर्सी जाए तो जाए और उससे साफ हो गया है कि शिवसेना ने सरकार बचाने की उम्मीद छोड़ दी है। दूसरी ओर पल पल बदल रहे सियासी हालात के बीच मुख्य विपक्षी दल भाजपा में भी हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस के आवास पर शिवसेना का समर्थन देने वाली निर्दलीय विधायक गीता जैन, बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक क्षितेश ठाकुर पहुंचे। फडणवीस के आवास पर नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीलीभीत के गजरौला थाना इलाके में एक तेज रफ्तार पिकअप पेड़ से टकराने के बाद हाईवे पर पलट गई। हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 7 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। घायलों में 1 की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे बरेली रेफर किया गया है। सुबह करीब 4 बजे यह भीषण हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि हरिद्वार से गंगा स्नान करने के बाद बुधवार को शाम 5 बजे गोला के लिए वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी टाटा एस गाड़ी पेड़ से टकरा गई। घायलों ने बताया कि ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ है। यह हादसा गुरुवार को सुबह 4 बजे के करीब आसाम हाईवे पर गजरौला कस्बे के पास हुआ। मौके पर 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों के इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित किया गया। 7 लोग हादसे में घायल हैं। एक व्यक्ति को बरेली के लिए रेफर किया गया है। 6 लोगों का इलाज पीलीभीत के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी पुलकित खरे, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि हरिद्वार से गोला वापस आते समय गजरौला के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। घायलों का इलाज किया जा रहा है। असम में ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जलस्तर बढ़ने से नए इलाके भी जलमग्न हो गए। ताजा जानकारी के मुताबिक बाढ़ की वजह से 12 लोगों की मौत होने की सूचना है। अब तक राज्य के 32 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक मई के मध्य से अब तक बाढ़ की वजह से 89 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार को होजरी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि नालबारी में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
वहीं कमरूप में 2 लोगों की मौत की सूचना भी मिली है। प्रदेश में बुधवार को दर्ज हुई इन मौतों के बाद अब बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने नगांव तक ट्रेन से यात्रा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने कुछ राहत शिविरों का भी दौरा किया। नगांव में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यहां 4,57,381 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 15,188 लोगों ने 147 राहत शिविरों में शरण ले रखी है। सोनीपत में नेशनल हाईवे 334B पर गुरुवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया। एक i10 कार पत्थर से टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई। हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार निर्माण के चलते बहालगढ़ के हाईवे पर पत्थर रखकर रास्ता बंद किया गया था। आग के कारण i10 कार ढांचा बन गई। जानकारी मिलते ही पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची है। सभी को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। अभी तक जानकारी के अनुसार हादसे में मृतकों की पहचान पुलकित निवासी नारनौल, संदेश निवासी रेवाड़ी और रोहित निवासी सेक्टर 57 गुरुग्राम के रूप में हुई है। पीजीआई रोहतक में भर्ती सभी घायल एमबीबीएस के छात्र बताए गए हैं। रात को ये 6 साथी रोहतक से हरिद्वार जाने के लिए निकले थे। हालांकि अभी पुलिस पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रही है। देश में बीते 24 घंटे में 13,313 नए मरीज मिले हैं और इस दौरान 38 मरीजों की मौत हो गई। सक्रिय केस 83,990 हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह 8 बजे की अपडेट के अनुसार देश में दैनिक संक्रमण दर फिलहाल 2.3% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बढ़ते मामलों को लेकर विशेषज्ञों की कोर टीम के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी बुलाई है। बुधवार के आंकड़ों की तुलना की जाए तो दैनिक संक्रमण दर 3.94% से घटकर 2.3 पर आ गई। हालांकि कल की तुलना में नए केस आज ज्यादा मिले हैं। बुधवार को 12,249 नए कोरोना मरीज मिले थे, जबकि मंगल को 9,923 मामले सामने आए थे। मौतों का आंकड़ा भी बुधवार की तुलना में दोगुनों से ज्यादा रहा है। बुधवार को 13 मौतें हुई थी। वहीं गुरुवार सुबह अपडेट के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 38 मौतें हुई हैं। देश में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है। 10 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1000 से अधिक सक्रिय मामले मिले हैं। केरल के 11, मिजोरम के 6 और महाराष्ट्र के 5 सहित भारत के 43 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10% से अधिक है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ा लेकिन पद नहीं। शिंदे बेमेल गठबंधन तोड़ने की शर्त पर कायम। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, 10 की मौत, 7 घायल। असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित, अब तक 101 लोगों ने गंवाई जान। नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, पत्थर से टकराई i10 कार, 3 लोग जिंदा जले। और मौतें और नए मरीज दोनों बढ़े, 13,313 नए कोरोना मरीज मिले, 38 ने तोड़ा दम। आज होगी बैठक। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनुअल टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
रामपुर में लोकसभा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। जिले के सभी 1123 मतदान केंद्रों के 2058 बूथों पर मतदान चल रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद रामपुर में उपचुनाव हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दनियापुर बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास और सुशासन के लिए मतदान कर रही है। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने भी मतदान किया। चुनाव मैदान में कुल 6 प्रत्याशी हैं। आजमगढ़ में मतदान शुरू होते ही डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर्य बूथों का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उनका काफिला सफुद्दीनपुर बूथ पर पहुंचा और इस दौरान डीएम और एसएसपी ने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। आपको बता देते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सफरुद्दीन बूथ पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत पर सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच मारपीट हो गई थी, जिसे देखते हुए इस बूथ को लेकर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। इसलिए गुरुवार को मतदान शुरू होते ही डीएम और एसपी ने सबसे पहले इसी बूथ का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की भी अपील की है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सत्ता से बेदखल होने को लेकर अब भी अफसोस जता रहे हैं। पाकिस्तान में सेना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट सबसे अहम है। सत्ता में कौन रहेगा और कौन जाएगा, इसका भी फैसला उसकी परोक्ष सहमति से ही होता है। इमरान पर भी आरोप था कि वह अपने भरोसेमंद और खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख फैज अहमद को सेना प्रमुख बनाना चाहते थे। इसे लेकर इमरान खान ने सफाई देते हुए कहा कि खुदा गवाह है कि मैंने कभी यह नहीं सोचा कि नवंबर में सेना प्रमुख कौन होगा। पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि उनके विरोधियों का यह बयान गलत है कि वह अपनी पसंद का सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं। खान को अप्रैल में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के चलते प्रधानमंत्री पद को छोड़ना पड़ा था। विपक्ष ने उन पर तमाम आरोप लगाए थे और इसके साथ ही उन्हें इस पद से हाथ गंवाना पड़ा था। इस्लामाबाद में एक सेमिनार में इमरान खान ने यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 में मौजूदा सेना प्रमुख का कार्यकाल पूरा होने के बाद अपनी पसंद का सेना प्रमुख बनाने का उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि इस बात का अल्लाह मेरा गवाह है कि मुझे अपनी पसंद का सेना प्रमुख नियुक्त करने की जरूरत नहीं थी। इमरान ने आरोप लगाया कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ देश की संपत्ति लूट कर ले गए। वे पाकिस्तान की सेना समेत अन्य संस्थानों को नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि अपने भ्रष्टाचार को छिपा सके। राहुल गांधी ने कांग्रेस ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय ईडी मुझसे पूछताछ कर रही थी उस वक्त उस कमरे में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के नेता भी थे। एक व्यक्ति को थकाया जा सकता है लेकिन पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नहीं थकाया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईडी के खिलाफ इस मुकाबले में मेरे साथ हर वो व्यक्ति जो इस देश की सरकार से सत्ता से लड़ना चाहता है। मुझे अधिकारियों ने कहा कि आप थकते क्यों नहीं हैं, तो मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं। जब 3-4 दिन तक सवाल जवाब हुए तो आखिरी दिन उन्होंने कहा कि राहुल जी, आपने इतने धैर्य के सवालों के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना और आपने जवाब दिया, तो आप इतना धैर्य कहां से लाए। तो मैंने कहा 2004 से कांग्रेस में काम कर रहा हूं, धैर्य नहीं आएगा तो क्या आएगा। कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता में धैर्य है। और इसके बाद राहुल गांधी ने सचिन पायलट का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस के हर नेता में धैर्य है। यहाँ सचिन पायलट जी बैठे हैं, आप देख सकते हैं, मैं बैठा हूँ। हमारे हर नेता कार्यकर्ता में धैर्य साफ देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने जैसे ही सचिन पायलट का नाम लिया तो सामने बैठे पायलट समर्थक कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है और ऐसे वक्त में जरूरत इस बात की है कि सरकार हमारे सैन्य बलों को मजबूत बनाए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार सैन्य बलों को कमजोर कर रही है। इसके बुरे परिणाम तब देखने को मिलेगा जब युद्ध होगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ईडी बहुत छोटी सी बात है, देश के लिए जरूरी युवा और उसका भविष्य है, जिसे सुरक्षित करना हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी। भाजपा ने उड़ीसा की आदिवासी महिला नेता और झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू पर दांव खेला है।
वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से द्रौपदी मुर्मू से पहले कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का भी नाम था। इस बारे में जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी एनडीए के तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार की दौड़ में थी, लेकिन उनकी कांग्रेस पृष्ठभूमि के कारण उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं बनाया गया। देर शाम दिल्ली से लौटने के बाद रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा पर महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली एमवीएस सरकार को गिराने की कोशिश करने का भी आरोप लगा। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा है। आदिवासी वोटों को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला नेता को मैदान में उतारा। इस बारे में सीएम भूपेश बघेल से पूछे जाने पर कहा गया कि राज्यपाल अनुसुईया उइके जो एक आदिवासी समुदाय से है, वह भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए लाइन में थी। पहले वे कांग्रेस की विधायक थी, जिसके कारण उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने का अवसर नहीं मिल पाया। आर्थिक गतिविधियों में तेजी के बावजूद महंगाई की लगातार ऊंची दर अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात बन गई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए इस महीने की शुरुआत में रेपो दर 0.50% बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया गया था। केंद्रीय बैंक की ओर से बुधवार को जारी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के ब्यूरो में गवर्नर ने कहा कि रेपो दर में वृद्धि मूल्य स्थिरता के प्रति आरबीआई की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। केंद्रीय बैंक के लिए प्राथमिक लक्ष्य महंगाई को काबू में रखना होगा। यह मध्यम अवधि में सतत वृद्धि के लिए एक पूर्व शर्त है। दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय एमपीसी में सहमति से 8 जून को रेपो दर में दूसरी बार वृद्धि करते हुए इसे 4.9% कर दिया गया था। गवर्नर ने कहा कि महंगाई से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए यह समय नीतिगत दर में एक और वृद्धि के लिए उपयुक्त है। इसलिए मैं रेपो दर में एक बार फिर 0.50% वृद्धि के पक्ष में मतदान करूंगा। इससे उच्च महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह प्रतिकूल आपूर्ति संबंधी समस्याओं के प्रभावों को कम करने में भी मददगार होगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडारण 2021-22 में 30.3 अरब डॉलर बढ़ गया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे ने सीएम आवास छोड़ा लेकिन पद नहीं। शिंदे बेमेल गठबंधन तोड़ने की शर्त पर कायम। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, 10 की मौत, 7 घायल। असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित, अब तक 101 लोगों ने गंवाई जान। नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, पत्थर से टकराई I-10 कार, 3 लोग जिंदा जले। और मौतें और नए मरीज दोनों बढ़े, 13,313 नए कोरोना मरीज मिले, 38 ने तोड़ा दम। आज होगी बैठक। पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस TNT बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आईएएस रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले आरोपी आईएएस रामविलास यादव आखिरकार विजिलेंस के सामने भी पेश हो गए। विजिलेंस अधिकारियों ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उनके दस्तावेज का सत्यापन भी किया गया और तकरीबन 100 से अधिक सवाल किए गए। कुछ पर यादव चुप्पी साध गए तो कुछ पर टीम को इधर उधर की बातों में उलझाने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड आए आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस ने 2.5 साल पहले खुली जांच शुरू की थी। इस दौरान उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह विजिलेंस के सामने नहीं आए। विजिलेंस ने उनसे दफ्तर में ही पूछताछ करने को कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 12 लोगों की टीम ने उनके निवास और दफ्तरों में जाकर साक्ष्य जुटाए। बुधवार को हाई कोर्ट के निर्देश पर आईएएस रामविलास यादव दोपहर करीब 1 बजे कारगिल स्थित विजिलेंस निदेशालय पहुंचे थे। यहां पर एएसपी रेनू लोहानी और उनकी टीम ने यादव से पूछताछ शुरू की।
इसमें इस मुकदमे के पूर्व और वर्तमान विवेचना अधिकारी भी शामिल है। करीब 6 लोगों की टीम ने उनसे 7 घंटे तक पूछताछ की। उनसे 100 से अधिक सवाल किए गए। विजिलेंस के अधिकारी सूत्रों के अनुसार ज्यादातर सवालों को यादव टाल गए, कुछ के सही जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि अप्रैल 2022 में यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। विजिलेंस ने गत वर्ष सितंबर में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। इसमें आकलन था कि रामविलास यादव के पास उनके अज्ञात आय के स्रोतों से 547% अधिक संपत्ति है। मुकदमे के बाद विजिलेंस ने उनके लखनऊ, गाजीपुर और देहरादून स्थित आवासों पर भी छापे मारे थे। यहाँ महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए गए। इसके बाद रामविलास यादव हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक वीरवार को हिमाचल भवन चंडीगढ़ में अपराह्न 3 बजे की जाएगी और इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी के सभी विधायकों को हिमाचल भवन में तय समय पर आने के लिए कहा है और इसमें भाजपा विधायक राष्ट्रपति जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अपना समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी भाजपा विधायक मौजूद रहना जरूरी होगा। आपको बता दें कि संसदीय सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में सभी भाजपा विधायकों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाना देश के लिए सौभाग्य की बात है। गठबंधन ने आदिवासी और महिला एक साथ 2 वर्गों को राष्ट्रपति पद के लिए तरजीह दी है। गौर हो कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान भी किया जाएगा। 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। बैठक में प्रदेश भाजपा के सभी विधायकों के मौजूद होने के चलते आने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा रिश्वतखोरी के आरोप में गत 2 जून को गिरफ्तार किए गए मोहाली के डीएफओ गुरअमन सिंह से पूछताछ जारी है। पूछताछ में उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की परतें खुलने का दावा भी किया जा रहा है और इससे अधिकारी मंत्रियों के अलावा समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के 15 पत्रकारों के नाम भी उजागर हुए हैं, जिन्होंने वन भूमि अवैध तरीके से खरीदी और वहां लगे पेड़ों को अवैध तरीके से काट कर लाखों रुपए के वारे न्यारे कर दिए। जानकारी के अनुसार विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपियों की सूची उनके कारनामों समेत मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेज दी है, जिस पर मुख्यमंत्री आवास पर चर्चा के बाद जांच के आदेश जारी किए गए। उल्लेखनीय है कि विजिलेंस ब्यूरो ने डीएफओ गुरअमन सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर गिरफ्तार किया था। विजिलेंस द्वारा उनसे की गई पूछताछ में सामने आया कि तत्कालीन वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके बाद कांग्रेस सरकार में वन मंत्री बने संगत सिंह गिलजिया की शय पर विभाग में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। वन विभाग की जमीनों को औने पौने दाम पर फार्म हाउस बनाने के लिए चहेतों को दे दिया गया। जिन्हें यह जमीन मिली उन्होंने वहां लगे खैर समेत अन्य कीमती पेड़ों को काटकर बेच दिया। विजिलेंस ने गत 8 जून को अमलोह में साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया था, जबकि संगत सिंह गिजलिया एफआईआर में नाम आने के बाद फरार है। डीएफओ से पूछताछ में 15 पत्रकारों के नाम भी उजागर हुए हैं, जिन्होंने करोड़ा, मिर्जापुर और सिसवा में वन विभाग की जमीनें बांटी गई और उन्होंने इस जमीन पर लगे पेड़ काटकर बेच दिए। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस ब्यूरो ने इन सभी पत्रकारों के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू कर दिए और इसके खिलाफ अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर विजिलेंस ने आगे की कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति भी मांगी है। जीका वायरस के प्रसार को लेकर वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन के जरिए बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों को देश के कई राज्यों में जीका वायरस के प्रसार से जुड़े सबूत मिले, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने राज्यों में तत्कालीन जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन देश के अलग अलग केंद्रों ने यह मिलकर पता लगाया है कि देश के 1 या 2 नहीं बल्कि कई हिस्सों में जीका वायरस की मौजूदगी है। इस संक्रमण के साथ डेंगू और चिकनगुनिया की भूमिका भी सहायक के तौर पर देखने को मिल रही है, यानी कि एक ही मरीज में जीका के अलावा डेंगू या फिर चिकनगुनिया का असर भी मिल रहा है। और जब इनकी जांच की गई तो पता चला कि इन मरीजों में सहायक संक्रमण है, जो कि देश में अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। मेडिकल जर्नल फ्रंटियर में प्रकाशित इस अध्ययन में साफ तौर पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि बीते कुछ समय में भारत में जीका वायरस की गंभीर स्थिति देखने को मिली है। पिछले वर्ष अलग अलग राज्यों में कई मामले भी सामने आए थे।
आईसीएमआर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर निवेदिता गुप्ता ने बताया कि पिछले साल मई में अक्टूबर के बीच देश के 13 राज्यों में 1475 मरीजों के नमूने एकत्रित करने के बाद जांच की गई थी। इस दौरान 67 मरीजों में जीका वायरस, 121 में डेंगू और 10 मरीजों में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई थी। देश में मानसून का असर अब तेजी से दिखने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बयान में कहा कि उप हिमालयी जिलों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, सिक्किम में भी कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी हवा के प्रभाव में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून पहले की बारिश का दौर भी जारी है। बीते 24 घंटे में राज्य के बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान सर्वाधिक बारिश नोखा में 47 मिमी और माउंट आबू में 35 मिमी दर्ज की गई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपनी सामान्य तिथि 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंचेगा। मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है। अब यह नहीं लग रहा है कि इसकी आगे बढ़ने की प्रगति का रोक सकता है। मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों में आगे बढ़ गया है। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में अभी मंगलवार को हल्की बारिश की संभावना है। बुधवार से रविवार तक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और भूस्खलन की वजह से रणनीतिक रूप से अहम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।